The last class we were discussing about standard hydrogen electrode, how we can measure the potential of a cell using SHE as a reference electrode. And I also discussed about that standard hydrogen electrode has a electrode potential of EO of cell is equal to what? 0. So by calculating the standard potential using reference electrode as standard hydrogen electrode, the values of different electrode potential are put in a order, which we will discuss in our further slides. Next is what is EMF and potential difference. What is the basic difference between EMF and potential difference? So EMF is the difference between the electrode potential of two half cell cause flow of current from electrode at higher potential to the electrode at lower potential. इसको आप फ्री एनर्जी चेन से भी मेजर करते हो. बेसिकली ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में ये डिफरेंस होता है कि आपने ईएमएफ जो है वो ओपन सर्किट में मेजर करना है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्लोज सर्किट में मेजर करना है. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जिस टाइम मेजर करोगे उस टाइम इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होगा. क्लोज का मतलब ये है कि वही सर्किट आपने पूरा कर रखा है. और ओपन सर्किट का मतलब ये है कि ईएमएफ में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो टू इलेक्ट्रोड के बीच में जिस टाइम आपके पास करंट फ्लो नहीं करना है. अगर करंट फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं कर रहा है तो ईएमएफ. ईएमएफ जो है रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट के इंडिपेंडेंट होता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंडेंट होता है. पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे और करंट फ्लो पे. ईएमएफ is used for source of current or potential difference can be measured between any two points of circuit. ये एक कोज होता है और ये इफेक्ट होता है. ठीक है. सो बेसिक डिफरेंस जो है ना ईएमएफ और उसमें इफेक्ट का मतलब भाई प्रभाव जो डाल रहा है, कोज का मतलब उसका क्या कारण पड़ रहा है. ठीक है. ये मोर और लेस दोनों सिमिलर ही होते हैं. बेसिक डिफरेंस ये है कि ईएमएफ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है टू इलेक्ट्रोड के बीच में जिस टाइम आपके पास करंट फ्लो नहीं कर रहा है. अगर जिस टाइम करंट फ्लो कर रहा है तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं आप पोटेंशियल डिफरेंस. ओके. अब ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड. ये हमने पहले डिस्कस करा था. ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड. कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन. तो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल गिव यू सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल. ओके. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. अब अभी हमने बात की जिस टाइम आप वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की यूजिंग एसएचई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड. इन दैट केस हम इलेक्ट्रोड्स को अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल. अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि रिडक्शन पोटेंशियल ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जिसको हम 298 केल्विन पे कैलकुलेट करते हैं. सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम होते हैं. आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करना है. ओके. सो जैसे हमने पुट करना शुरू करा तो हमें मिला दैट फ्लोरीन की वैल्यू जो है भाई जो वो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होती है और लिथियम की वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव. एक चीज़ का ध्यान रखें, जिस टाइम जैसा कि पिक्चर में शो रहा है, जिस टाइम किसी भी इलेक्ट्रोड की वैल्यू जो है नेगेटिव है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, तो वो बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है. अब एक चीज़ का ध्यान रखें कि रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब उसमें बहुत इजीली क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन हो सकता है. तो आपको पता है दैट एल्कली मेटल्स जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली जो है लॉस कर देते हैं. इसीलिए वो जो है उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो बहुत अच्छे होते हैं. अब किसी की अगर सेम चीज़ पे सेम लाइंस पे अगर किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू या मेटल या नॉन मेटल व्हाटएवर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का मतलब है कि वो ईजिली रिड्यूस हो रहा है, वो गेन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ईजिली करता है. तो फ्लोरीन जो है अभी वो बहुत ईजिली गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिडक्शन उसमें बहुत ईजिली होती है. जिसमें रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है.
तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना ही बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू उतना ही बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Next is what are application of electrochemical series? This is the most important thing. Applications electrochemical series से हमें क्या क्या पता चलता है? The lower the value of E naught, greater the tendency to form cation. Means what? जितनी ज़्यादा वैल्यू E naught की कम होगी उतना ही ईजिली टेंडेंसी रहेगी कटायन की. कम का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव होगी इसका मतलब बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है. रिड्यूसिंग एजेंट है तो उतना ही इजीली वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है. ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. मेटल प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज replace it hydrogen from dilute acid, but metal placed below hydrogen can replace it, but above hydrogen cannot replace it from dilute acid. इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वजह से जो मेटल्स नीचे हैं हाइड्रोजन के वो तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं डाइल्यूट एसिड में, बट जो मेटल अबव हैं वो रिप्लेस नहीं कर पाते. जैसे कि ये सीरीज है, इस सीरीज में हाइड्रोजन बीच में अभी, जो इसके बिलो रहेगा वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा. और बेटर रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर देगा, ये इसको क्या कर देगा भाई, मेटल को हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से रिप्लेस कर देगा. बट जो अबव रहेगा उन केसेस में जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे मेटल्स. जैसे आप बात करें कैल्शियम प्लस डाइल्यूट H2SO4, कैल्शियम सल्फेट प्लस H2, तो इस केस में कैल्शियम जो है भाई वो ऊपर है, वो नीचे है. जैसे इस पर्टिकुलर सीरीज में कैल्शियम की वैल्यू गिवन नहीं है, बट इन द केस एंड ऑन द सेम लाइन्स अगर आप कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है वो ऊपर है, तो कॉपर की डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. अब रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से आपके पास ये डाइल्यूट H2SO4 में से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी. तो बेसिकली हमें जो EMF, ECS और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वो ये बताता है कि अगर आपके पास किसी मेटल की वैल्यू किसी मेटल या नॉन मेटल की ई नोट वैल्यू कम है तो वो आसानी से कैटायन बनाएगा, और वो आसानी से कैटायन बनाएगा तो इसका मतलब क्या है कि वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस कर देगा तो जो बिलो आते हैं हाइड्रोजन से वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, तो वो रिप्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को, बट जो अबव आते हैं वो रिप्लेस नहीं कर सकते. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस पे से क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है. नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स ऑफ मेटल प्लेस्ड above hydrogen are net reduced by H2, but oxides of iron and metal placed above iron are reduced by hydrogen. ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो बिलो है हाइड्रोजन के वो रिड्यूस्ड नहीं हो सकते हाइड्रोजन से, बट ऑक्साइड्स और आयरन एंड मेटल विच आर प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन, मतलब क्या अभी टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड जो है उनको रिड्यूस कर देता है हाइड्रोजन. कैल्शियम ऑक्साइड पोटासियम ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर पाता. उसका भी सेम ही रीज़न है भाई, क्योंकि टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन से रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन कैल्शियम और पोटासियम ऑक्साइड नहीं होते. एज यू डिस्कस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पे डिपेंड करता है. ये रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज होता है डाउन द सीरीज, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है. रिड्यूसिंग करेक्टर का मतलब है कि भाई जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है उतना ही बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है. ज़्यादा नेगेटिव का मतलब जितनी कम वैल्यू है. और रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है डाउन द सीरीज. रिएक्टिविटी इंक्रीज क्यों होती है भाई, क्योंकि जिनकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट और उतना ईजिली ऑक्सीडेशन पॉसिबल है. EMF डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं भाई, डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड. अगर EMF की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अगर EMF की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी. सो एंड ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए सब्सटेंस हायर इन ऑक्सीडाइजिंग पावर, मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा उतना ही बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो उतना ही इजीली रिड्यूस हो सकता है. A negative value of standard reduction potential shows that there is a site of oxidation. नेगेटिव वैल्यू है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा.
Oxides of metal having a reduction value greater than or equal to 0.79 will be decomposed by heating to form O2 and metal. ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई. अगर जिन केसेस में ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल की या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0.79 से ज़्यादा है, उन केसेस में डिकम्पोज करोगे आप अगर आप उनके ऑक्साइड्स को, तो आपके पास ऑक्सीजन और मेटल बनेगा. जैसे मर्करिक ऑक्साइड है Hg+12O2 बन जाएगा. अभी इससे प्लस नहीं दिया हुआ क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 0.79 से ज़्यादा या ज़्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन. नर्स्ट इक्वेशन भाई हमें अभी तक हमने देखा दैट पोटेंशियल ऑफ अ सेल वी कैन मेजर. अब पोटेंशियल ऑफ सेल हमने जो मेज़र करा वो 298 केल्विन पे मेज़र करा. स्टैंडर्ड पोटेंशियल मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है अभी 298 केल्विन या पर 25 डिग्री सेल्सियस. ओके, और स्टैंडर्ड प्रेशर इज़ 1 बार. इन पर्टिकुलर कंडीशंस पे हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करी उसको हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला. लेकिन अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं और प्रेशर चेंज करते हैं या फिर और कोई क्वांटिटी चेंज करते हैं, तो उस केस में आपके पास जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो अलग हो जाती है. क्यों और उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है उसके लिए नर्स्ट वाज अ पर्सन जिसने एक इक्वेशन दी थी. सो नर्स्ट इक्वेशन एम्पावर्स the assurance of a cell potential under known standard conditions and relates the major potential cell potential of the reaction and permit the exact measurement of equilibrium constant. इससे आप equilibrium constant भी निकाल सकते हैं भी. So जैसे अगर हमने कोई electrochemical reaction को consider करा, AA plus BB is giving you CC plus TD. तो इस केस में क्या है, आपको नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे, E of cell इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल. ई नोट जो है भाई वो स्टैंडर्ड रहेगा. ई ऑफ सेल इज सेल पोटेंशियल रहेगा माइनस ऑफ आर टी बाई एन एफ. एल एन ऑफ रिएक्शन कोशेंट, इसको आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा. आर आपका गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एफ इज अ कांस्टेंट विच इज नोन एज फैराडेज कांस्टेंट और इसकी वैल्यू 96,500 होती है. तो आप E ऑफ अ सेल और पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल minus of R is gas constant, T is temperature, N is number of electron, F is Faraday's constant, the value of which is 96,500 coulomb. ln of आपने क्या करना है, नेचुरल लॉगरिथम लेके C की पावर C, D की पावर D, C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A और B की पावर B, इसको आपने राइट डाउन करना है. ठीक है, तो ऐसे आपके पास नर्स्ट इक्वेशन लिखी जाती है. अगर डेनियल सेल है जो हमने अभी पढ़ा था, तो डेनियल सेल क्या होती है भाई, जिस केस में आपके पास एक चीज़ का ध्यान रखिए, जिस टाइम आप ये कंसंट्रेशन की वैल्यू लिख रहे हो उस टाइम सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट को चेंज नहीं, लिक्विड स्टेट में चेंजेस बहुत कम आते हैं, इसीलिए हम उनको कंसिडर नहीं करते हैं. जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इस केस में क्या रहेगा भाई, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, रिएक्शन क्या थी डेनियल सेल की, विल गिव यू Zn+2 प्लस कॉपर. अब इस केस में ये जो कॉपर है मेटल और आपके पास जो ये जिंक मेटल है, ये दोनों मेटल जो है ना भाई ये सॉलिड हैं, तो इसीलिए हम इनको कंसिडर नहीं करते हैं. तो प्रोडक्ट में जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट में जो कंसंट्रेशन है, उनका डिवीजन करते हैं. जैसे इसमें करा हुआ है C की पावर C, D की पावर D. C इज योर कंसंट्रेशन, D C की पावर C इज योर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 होती है. तो Zn+2 डिवाइडेड बाय कॉपर प्लस 2, तो ये आपके पास नर्स्ट इक्वेशन रहेगी. नेक्स्ट इज अब अबव इक्वेशन इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 एंड डिक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2. अब अगर आपके पास जेड जिंक और कॉपर प्लस 2 की वैल्यू पे डिपेंड करता है भाई कि पोटेंशियल ऑफ सेल क्या रहेगा. अच्छा, ये ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस ये ई नोट है भाई माइनस ऑफ. अब अगर मैं आर की वैल्यू पुट कर दूं, फैराडेज कांस्टेंट की और टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दूं, तब आपके पास ये जो इक्वेशन है ई इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस ऑफ 0.0591. आर टी बाई एन एफ था भाई, हमने उसको सोल्व करा
तो 0.059 बाई एन होना चाहिए था, लेकिन एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं 2। एल एन ऑफ जेड एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई कॉपर प्लस 2। ये देखिए जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 इज गिविंग यू जेड एन प्लस 2 प्लस कॉपर। ये भी सॉलिड है भाई, ये भी सॉलिड है, तो इनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। एल एन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसमें स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट, तो E इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस ऑफ 0.0591 बाई एन। एन की वैल्यू 2 है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 2 जो चार्ज है उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। एल एन ऑफ जेड एन प्लस 2 बाई कॉपर प्लस 2, यह आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन रहेगी। So now with the time the concentration of Zn plus 2 increases, the concentration of Cu plus 2 decreases। टाइम के साथ भी जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी तो Zn प्लस 2 की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जाएगी, कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। सॉरी Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन घटती जाएगी। नाउ वोल्टेज रीडिंग ऑफ सेल ऑन अ वोल्ट मीटर आल्सो डिक्रीजेस। एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम कंसंट्रेशन Zn प्लस 2 की और कॉपर प्लस 2 की इक्विलिब्रियम में आ जाएगी भाई, और इक्विलिब्रियम में पॉइंट आने के बाद आपके पास जो वोल्ट मीटर है वो जीरो रीडिंग शो करेगा। सो पोटेंशियल ऑफ सेल किसके इक्वल आ जाएगा, ई नोट ऑफ सेल माइनस ऑफ 2.303 आर टी बाई एन एफ। अब अगर हमारे पास एल एन को लोग में कन्वर्ट करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 2.303 से, log of concentration of Zn plus 2 by copper plus 2। अब जिस टाइम ये सिचुएशन आती है आपके पास वोल्टमीटर में जीरो रीडिंग है, इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो गया, ई ऑफ सेल किसके इक्वल आ गया भाई, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू जीरो। अब ई ऑफ सेल जीरो होगा तो ई नोट ऑफ सेल किसके बराबर आ जाएगा, 2.303 आर टी बाई एन एफ। ये माइनस में आना चाहिए था, लेकिन log ऑफ Zn प्लस 2 डिवाइडेड बाय सॉरी ये प्लस में ही आएगा भाई, इसको आप उस तरफ ले जाएंगे, Zn प्लस 2 बाय कॉपर प्लस 2। तो नेक्स्ट इक्वेशन ये हो जाती है। नाउ अगर आपके पास इक्विलिब्रियम है तभी आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हुई है, तब आप इसको कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट को Kc लिख सकते हो। Kc इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर आप ये वैल्यू पुट करते हो और आर टी बाई एन एफ की वैल्यू पुट करते हो, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो, तो पोटेंशियल ऑफ सेल किसके बराबर आ गया, 0.0591 बाई 2, 0.059 बाई 2 log के। ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू log के सी। ओके, तो अगर आपको पास ई नोट ऑफ सेल है और पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, तो यहाँ से आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो भी। तो नेक्स्ट इक्वेशन आपको चेंज इन पोटेंशियल ऑफ अ सेल बताता है जिस टाइम आपके पास कंसंट्रेशन चेंज होती है और क्या चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन क्या होती है। अब इलेक्ट्रिक वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, इलेक्ट्रिक वर्क डन मतलब आपके पास पोटेंशियल क्रिएट हुआ इलेक्ट्रोड्स पे, उसकी वजह से इन इलेक्ट्रोड्स पे पोटेंशियल क्रिएट हुआ, उसकी वजह से इसका पोटेंशियल ज़्यादा था या इसका कम था, इनमें पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ बाय मूवमेंट ऑफ आयंस, और उन मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से जो वर्क डन हुआ उसको आप कैसे कैलकुलेट करते हो, जो पोटेंशियल है और कितना चार्ज पास हुआ है। ओके, अब रिवर्सिबल वर्क डन बाय गैल्वेनिक सेल किसके बराबर होता है, वर्क डन किसके बराबर होता है, डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी। तो अगर आपके पास ई एम एफ है सेल का, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ इज अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड, एफ इज फेरेडेज कांस्टेंट, तो एन एफ आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पास आ जाएगा। गिव्स फ्री एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, डेल्टा जी इज डिक्रीज, तो डिक्रीज के लिए माइनस आ जाएगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को टोटल चार्ज पास से मल्टीप्लाई करते हैं, ई ऑफ सेल इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एन एफ इज योर चार्ज पास, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, और डेल्टा जी नोट होता तो माइनस एन एफ ई नोट होता। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, अगर आपके पास दो इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल क्रिएट हुआ है तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन रहा होगा, और उस पोटेंशियल को अगर आप टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब आपके पास
टोटल वर्क डन आ जाता है। उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा। टोटल चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय फैराडेज कांस्टेंट इक्वल होता है भी गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन के इक्वल होती है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी के बराबर होती है मल्टीप्लाई बाय ई ऑफ सेल। जैसे अगर आपके पास ये रिएक्शन है तो इसके लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे, रिएक्शन का जो डेल्टा जी है गिव्स फ्री एनर्जी है -2 FE सेल के इक्वल रहेगा। Okay, up to this we will discuss about other things in the next lecture.